किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी नारा। उसे यूं महसूस हुआ कि उस संगीन इमारत की सातों मंजिलें उसके कांधों पर धर दी गई हैं। वो सातवीं मंजिल से एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरता गया और हर मंजिल का बोझ उसके चौड़े मगर दुबले कंधे पर सवार होता गया। जब वो अपनी खोली के मालिक से मिलने ऊपर जा रहा था, उसने महसूस किया था कि उसका कुछ बोझ हल्का हो गया है और कुछ हल्का हो जाएगा। इसलिए कि उसने अपने दिल में सोचा था, खोली का मालिक, जिसे सब सेठ के नाम से पुकारते हैं, उसकी विपदा जरूर सुनेगा और किराया चुकाने के लिए उसे 1 महीने की और मोहलत बख्श देगा। ये सोचते हुए उसके गुरूर को ठेस लगी थी, लेकिन फौरन ही उसको अपनी असलियत मालूम हो गई थी कि वो भीख मांगने ही तो जा रहा है और भीख हाथ फैलाकर, आंखों में आंसू भरकर, अपने दुख दर्द सुनाकर और अपने घाव दिखाकर ही मांगी जाती है। उसने यही कुछ किया था। जब वो उस संगीन इमारत के बड़े दरवाजे में दाखिल होने लगा था, उसने अपने गुरूर को, उस चीज को जो भीख मांगने में आमतौर पर रुकावट पैदा किया करती है, निकाल कर फुटपाथ पर डाल दिया था। वो अपना दिया बुझाकर और अपने आप को अंधेरे में लपेटकर खोली के मालिक के उस रोशन कमरे में दाखिल हुआ था, जहां बैठकर वो अपनी 2 बिल्डिंगों का किराया वसूल किया करता है, और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया था। सेठ के तिलक लगे माथे पर सलवटें पड़ गई थीं। उसका बालों भरा हाथ एक मोटी सी कॉपी की तरफ बढ़ा था। 2 बड़ी बड़ी आंखों ने उस कॉपी पर लिखे कुछ हरूफ पढ़े थे और एक भद्दी सी आवाज गूंज उठी। केशोलाल, खोली 5वीं, दूसरा माला, 2 महीनों का किराया। भद्दी सी आवाज सुनकर उसने अपना दिल, जिसके सारे पुराने और नए घाव वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कुरेद कुरेद कर गहरे कर चुका था, सेठ को दिखाना चाहा था। और उसे पूरा पूरा यकीन था कि उसके घाव देखकर सेठ के दिल में जरूर हमदर्दी पैदा हो जाएगी। पर सेठ ने कुछ सुनना न चाहा था। उसके सीने में एक हुल्लड़ सा मच गया था। सेठ के दिल में हमदर्दी पैदा करने के लिए उसने अपने वो तमाम दुख जो बीत चुके थे, गुजरे दिनों की गहरी खाई से निकाल कर अपने दिल में भर लिए थे, और उन तमाम जख्मों की जलन जो मुद्दत हुई मिट चुके थे, उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके अपनी छाती में जमा की थी। और उसकी समझ में कुछ ना आया था कि वो इतनी चीज़ों को कैसे संभाले। उसके घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए होते तो वो उनसे बड़े रूखेपन से कह देता, जाओ भाई जाओ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें बिठा सकूं, और न मेरे पास रुपया है कि तुम सबकी खातिर मदारत कर सकूं। लेकिन उसका तो किस्सा ही दूसरा था कि उसने तो खुद अपने भूले भटके दुखों को इधर उधर से पकड़कर अपने सीने में जमा किया था। अफरा तफरी में उसे कुछ पता न चला कि उसके सीने में कितनी चीजें भर गई हैं। पर जैसे जैसे उसने सोचना शुरू किया, वो पहचानने लगा था कि फलां दुख फलां वक्त का है और फलां दर्द उसे फलां वक्त पर हुआ था। और सोच विचार के शुरू होते ही उसके हाफिजे ने बढ़कर एक धुंध हटा दी थी, जो उन दुखों पर लिपटी हुई थी, और यूं गुजरे हुए वक्तों के तमाम दुख दर्द उसकी तकलीफें बन गए थे। और उसने अपनी जिंदगी की बासी रोटियां फिर अंगारों पर सेकना शुरू कर दी थी। उसने सोचा था, उस थोड़े से वक्त में उसने बहुत कुछ सोचा था कि उसकी खोली का अंधा लैंप कई बार बिजली के उस बल्ब से टकराया है, जो उसकी खोली के मालिक के गजे सिर के ऊपर मुस्कुरा रहा है। कई बार उसके पैबंद लगे कपड़े सेठ की उन खूंटियों पर लटक कर फिर उसके मैले बदन पर चिपट गए हैं, जो दीवारों में गड़ी चमक रही हैं। उसने बहुत कुछ सोचा था और वो सख्त घबरा गया था। उसने अपने सीने में इतनी खलबली कभी नहीं देखी थी। वो अपने सीने की उस खलबली पर अभी गौर ही कर रहा था कि खोली के मालिक ने गुस्से में आकर उसे गाली दी थी। बस उसके कानों के रास्ते पिघला हुआ शीशा
शाएं शाएं करता उसके दिल में उतर गया था, और उसके सीने के अंदर जो हुल्लड़ मच गया था उसका तो कुछ ठिकाना ही न था। जिस तरह किसी गर्मा गर्म जलसे में किसी शरारत से भगदड़ मच जाया करती है, ठीक उसी तरह उसके दिल में हलचल पैदा हो गई थी। उसने बहुत जतन किए थे कि वो अपने दुख दर्द जो उसने सेठ को दिखाने के लिए इकट्ठे किए थे चुपचाप रहें, पर कुछ ना हो सका था। गाली का सेठ के मुंह से निकलना था कि वो तमाम बेचैन हो गए थे और अंधाधुंध एक दूसरे से टकराने लगे थे। वो ये तकलीफ बिल्कुल न सह सका था और उसकी आंखों में जो पहले ही तप रही थी आंसू आ गए थे, जिससे उनकी गर्मी और भी बढ़ गई थी और उनसे धुआं निकलने लगा था। उसके जी में आई थी कि उस गाली को, जिसे वो बड़ी हद तक निगल चुका था, सेठ के झुर्रियों पड़े चेहरे पर कैफे चरिए उगल दे। मगर फिर वो उस ख्याल से बाज आ गया था कि उसका गुरूर तो बाहर फुटपाथ पर पड़ा है। अपोलो बंदर पर नमक लगी मूंगफली बेचने वाले का गुरूर। उसकी आंखें हंसने लगी थीं और उसकी नज़रों के सामने नमक लगी मूंगफली के वो तमाम दाने जो उसके घर में एक थैले के अंदर बरखा के बायस गीले हो रहे थे, नाचने लगे थे। उसकी आंखें हंसी थीं, उसका दिल भी हंसा था, पर वो करवाहट दूर ना हो सकी थी जो उसके गले में सेठ की गाली ने पैदा कर दी थी। वो करवाहट अगर उसकी जबान पर होती तो वो उसे थूक देता, मगर वो तो बुरी तरह उसके गले में अटक गई थी और निकाले न निकलती थी। और फिर एक अजीब किस्म का दुख जो उस गाली ने पैदा कर दिया था उसकी घबराहट को और भी बढ़ा रहा था। उसने यूं महसूस किया था कि उसकी आंखें उसके सीने के अंदर उतरकर आंसू बहाने लगी हैं, जहां हर चीज पहले ही से सोग में है। सेठ ने उसे फिर गाली दी थी, उतनी ही मोटी जितनी मोटी सेठ की चर्बी भरी गर्दन थी, और उसे यूं लगा था कि किसी ने ऊपर से उस पर कूड़ा करकट फेंक दिया है। उसका एक हाथ अपने आप चेहरे की हिफाजत के लिए उठा था, मगर उस गाली की सारी गर्द उसके चेहरे पर फैल चुकी थी। फिर उसने वहां रुकना मुनासिब न समझा था कि क्या खबर उसे कुछ कुछ खबर नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि ऐसे हालातों में किसी बात की सुध-बुध नहीं रहा करती, और वो वहां रुक न सका था। जब वो नीचे उतरा, उसे यूं महसूस हुआ कि उस संगीन इमारत की सातों मंजिलें उसके कांधों पर धर दी गई हैं। एक नहीं, दो गालियां। बार बार वे दो गालियां जो सेठ ने बिल्कुल पान की पीक की मानिंद अपने मुंह से उगल दी थीं, उसके कानों के पास जहरीली भिंडों की तरह भिनभिनाना शुरू कर देती, और वो सख्त बेचैन हो जाता। वो कैसे उस उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस गड़बड़ का क्या नाम रखे जो उसके दिल में और दिमाग में उन गालियों ने मचा रखी है। वो कैसे उस ताप को दूर करे जिसमें वो फूंका जा रहा है। कैसे वो सोच विचार के काबिल न रहा था। उसका दिमाग एक ऐसा अखाड़ा बना हुआ था जिसमें बहुत से पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। जो ख्याल भी उठता किसी दूसरे ख्याल से जो पहले ही से वहां मौजूद होता, भिड़ जाता और वो कुछ सोच न सकता। चलते चलते एकाएक ही उसने महसूस किया कि उसके दुख कै की मूरत में बाहर निकलने को है, और उसके जी में आई। जी में क्या आई, वो तो मजबूर था। वो उस आदमी को रोक ले जो लंबे लंबे डग भरता उसके पास से गुजर रहा था और कहे, भैया मैं रोगी हूं, मेरी जरा। मगर जब उसने उस राह चलते आदमी की शक्ल देखी तो उसे बिजली का वो खंबा जो उसके पास ही जमीन में गड़ा हुआ था उस आदमी से कहीं ज्यादा हसास दिखाई दिया, और जो कुछ कै की सूरत में उसके अंदर से बाहर निकलने वाला था घूंट घूंट नीचे फिसल गया। वो उन चौकोर पत्थरों पर चल रहा था जो फुटपाथ में एक तरतीब के साथ जुड़े हुए थे। उसने कभी उनकी सख्ती महसूस न की थी, मगर अब उनकी सख्ती उसके दिल तक पहुंच रही थी, और फुटपाथ का हर वो पत्थर
जिस पर उसके कदम पड़ रहे थे उसके दिल के साथ टकरा रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूर चला था कि उसका बद बद ढीला हो गया। चलते चलते वो एक लड़के से टकरा गया और उसे यूं महसूस हुआ कि वो टूट गया है। उसने झट उस आदमी की तरह जिसकी झोली में बेर गिर रहे हों इधर उधर अपने हाथ फैलाए और अपने आप को इकट्ठा करके हौले हौले फिर चलना शुरू कर दिया। उसका दिमाग उसकी टांगों के मुकाबले में ज़्यादा तेजी के साथ चल रहा था। कभी कभी चलते चलते उसे महसूस होता जैसे उसका निचला धड़ सारे का सारा बहुत पीछे रह गया है और उसका दिमाग बहुत आगे निकल गया है। वो आपसे आप रुक जाता। वो फुटपाथ पर चल रहा था और सड़क पर पौं पौं करती मोटरों का तांता बंधा हुआ था। घोड़ा गाड़ियाँ, ट्रामें, भारी भरकम ट्रक, लारियाँ सब सड़क की काली छाती पर दंदनाते हुए चल रहे थे और एक शोर मचा हुआ था, पर उसके कानों को कुछ सुनाई न दे रहा था। उसके कान पहले ही से शाएं शाएं कर रहे थे, जैसे रेलगाड़ी का इंजन जायद भाप बाहर निकाल रहा हो। चलते चलते वो फिर टकरा गया एक कुत्ते से। कुत्ते ने चाऊ किया और एक तरफ हट गया। उसने महसूस किया कि सेठ ने उसे फिर गाली दी है। गाली गाली ठीक उसी तरह उससे उलझ कर रह गई थी जैसे बेरी के कांटे में कोई कपड़ा। वो अपने आप को छुड़ाने की जितनी कोशिश करता उतनी ही ज़्यादा उसकी रूह जख्मी होती जाती। उसे उस नमक लगी मूंगफली का ख्याल नहीं था जो उसके घर में बरखा के बायस गीली हो रही थी, और न ही उसे रोटी कपड़े का कोई ख्याल था। उसकी उम्र 30 बरस के करीब थी और उन 30 बरसों में वो कभी भूखा न सोया था और न ही कभी नंगा फिरा था। वो हर महीने अपनी खोली का किराया देता, अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरता, बकरे जैसी दाढ़ी वाले हकीम को दवाओं के दाम देता, शाम को ताड़ी पकी एक बोतल के लिए दुवन्नी पैदा करता। वो 5 बरसों से बराबर वक्त पर किराया देता आया था। सिर्फ पिछले 2 महीनों का हिसाब चुकता न कर सका था और सेठ को इख्तियार हो गया था कि वो उसे गाली दे सकता था, और सेठ ने उसे गाली दी थी जो उसे खाई जा रही थी। उसे उन 20 रुपयों की फिक्र नहीं थी जो उसने सेठ को अदा करने ही थे। वो उन 2 गालियों की बाबत सोच रहा था जो उसे उन 20 रुपयों की वजह से दी गई थी। न वो 20 रुपये का मकरूज होता और न सेठ के कठाली जैसे मुंह से वो गंदगी बाहर निकलती। वो सोच रहा था, मान लिया सेठ धनवान है, उसके पास 2 बिल्डिंगें हैं जिनकी 124 खोलियों का किराया उसके पास आता है, पर उन 124 खोलियों में जितने लोग रहते हैं उसके गुलाम तो नहीं हैं, और अगर गुलाम हैं भी तो फिर भी वो उन्हें गाली कैसे दे सकता है। ठीक है, उसे किराया चाहिए, मैंने कब इनकार किया था, जरा मोहलत ही तो मांगी थी। 5 बरस हो गए हैं उसे किराया वक्त पर देते हुए। पिछले बरस बरसात का सारा पानी हम पर टपकता रहा, पर मैंने उसे गाली न दी। हालांकि मुझे उससे कहीं ज़्यादा हौलनाक गालियां याद हैं। मैंने सेठ से बारहा कहा कि सीढ़ियों का डंडा टूट गया है, उसे बनवा दिया जाए, पर मेरी एक न सुनी गई। आखिर मेरी फूल सी बच्ची गिर ही पड़ी और उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। मैं गालियों के साथ साथ सेठ को बद्दुआएं भी दे सकता था, लेकिन मुझे ध्यान तक न आया और मैं 2 महीनों का किराया न चुकाने पर गालियों के काबिल हो गया। उसको ये ख्याल तक न आया कि उसके बच्चे अपोलो बंदर पर मेरे थैले से मुट्ठियां भर भर के मूंगफलियां खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पास दौलत नहीं है और उसके पास दौलत है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उससे ज़्यादा दौलत है। मेरी गरीबी से उसे क्या, लेकिन उसने मुझे गरीब समझकर ही तो गाली दी है, वरना उस गंजे सेठ की क्या मजाल थी कि कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे बैठे मुझे वो गालियां देता। धन दौलत का न होना बहुत बुरी बात है। अब ये मेरा कसूर नहीं है कि मेरे पास दौलत की कमी है। उसने कभी धन दौलत के ख्वाब नहीं देखे थे। वो अपने हाल में मस्त था। उसकी जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी। पर पिछले महीने एकाएक ही उसकी बीबी बीमार पड़ गई थी और उसकी दवा दारू पर वो
तमाम रुपए खर्च हो गए थे जो किराए में जाने वाले थे। अगर वो खुद बीमार पड़ जाता तो दवाओं पर रुपया खर्च न करता, लेकिन उसकी बीवी की बीमारी का ताल्लुक उसके होने वाले बच्चे से था। बीमारी, किराया, गाली। उस वक्त जब सेठ ने उसे गाली दी थी, अगर वो चाहता तो आगे बढ़कर सेठ का टेंटवा दबा देता और तिजोरी में से वो तमाम नीले और सब्ज नोट निकालकर भाग जाता। क्या वो ऐसा करता? उसने सोचा कि सेठ ने उसे गाली क्यों दी थी। पिछले बरस चौपाटी पर एक ग्राहक ने उसे गाली दी थी, इसलिए कि 2 पैसे की मूंगफली में 4 कड़वे दाने चले गए थे। उसने गाली के जवाब में ग्राहक की गर्दन पर ऐसी धौल जमाई कि दूर बेंच पर बैठे हुए लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुन ली थी। मगर सेठ ने उसे 2 गालियां दी थीं और वो चुप रहा था। केशोलाल खारी सींग वाला, जिसके बाबत मशहूर था कि वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता, सेठ ने उसे 1 गाली दी थी और वो कुछ न बोला था। दूसरी गाली दी थी तो भी वो खामोश रहा था। मैं मिट्टी का पुतला हूं, पर मैं मिट्टी का पुतला कैसे हुआ? मैंने उन 2 गालियों को सेठ के थूक भरे मुंह से निकलते देखा था, जैसे बड़े बड़े चूहे मोरियों से बाहर निकलते हैं। मैं जानबूझकर खामोश रहा था, इसलिए कि मैं अपना गुरूर बाहर छोड़ आया था। मैंने अपना गुरूर अपने से क्यों अलग किया था? गालियां सुनने के लिए? एकाएक ही उसने सोचा कि सेठ ने उसे नहीं, किसी और को गालियां दी थीं। नहीं नहीं, गालियां मुझे ही दी गई थीं, इसलिए कि 2 महीने का किराया मेरी ही तरफ निकलता था। अगर गालियां मुझे नहीं दी गई थीं तो फिर मैं सोच क्यों रहा हूँ? ये जो मेरे सीने में हुल्लड़ सा मच रहा है, क्या बिना किसी वजह के मुझे दुख दे रहा है? नहीं, गालियां मुझे ही दी गई थीं। जब उसके सामने एक मोटर ने अपने माथे की बत्तियां रोशन की थीं, तो उसने महसूस किया कि वो 2 गालियां पिघलकर उसकी आंखों में ढस गई हैं। गालियां, गालियां। वो झुंझला गया। वो जितनी कोशिश करता कि उन गालियों की बाबत न सोचे, उतनी ही शिद्दत से वो उनके मुत्तलिक सोचता। वो चिड़चिड़ा हो रहा था और चिड़चिड़ेपन में उसने खामखा 2-3 आदमियों को जो उसके पास से गुजर रहे थे कोसा। यूं अकड़ कर चल रहे हैं जैसे इनके बाबा का राज है। अगर उसका राज होता तो वो उस सेठ को मजा चखा देता, जो उसे ऊपर तले 2 गालियां देकर अपने घर में यूं आराम से बैठा हुआ है, जैसे उसने अपनी गद्देदार कुर्सी में से 2 खटमल निकालकर बाहर फेंक दिए हों। सचमुच अगर कहीं मेरा राज होता तो मैं चौक में बहुत से लोगों को इकट्ठा करके सेठ को बीच में खड़ा कर देता और उसकी गंजी चिंदिया पर जोर से धप्पा मारता कि वो बिलबिला उठता। फिर मैं सब लोगों से कहता कि हंसो, जी भर कर हंसो, और खुद भी इतना हंसता कि हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगता। पर जब उसने मुझे गालियां दी थीं, मुझे क्यों हंसी नहीं आई थी? क्यों? उसके गंजे सिर पर धप्पा तो मैं तब भी मार सकता था। मुझे किस बात की रुकावट थी? रुकावट थी, तभी तो मैं गालियां सुनकर भी खामोश रहा था। उसके कदम रुक गए। उसका दिमाग भी 1-2 पल के लिए सुस्ताया। फिर उसने सोचा, अभी इस झंझट का फैसला किए करता हूँ। भागा भागा जाता हूँ और एक ही झटके में सेठ की गर्दन उड़ाकर उस तिजोरी में रख देता हूँ जिसका ढकना मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलता है। लेकिन ये मैं खंबे की तरह जमीन में गड़ क्यों गया हूँ? सेठ के घर की तरफ पलट क्यों नहीं जाता? क्या मुझ में जुर्रत नहीं है? उसमें जुर्रत न थी। कितने दुख की बात है कि मेरी सारी ताकत सर्द पड़ गई है। वो गालियां, मैं उन गालियों को क्या कहूँ? उन गालियों ने उसकी चौड़ी छाती पर रोलर सा फेर दिया था। सिर्फ 2 गालियों ने। पिछले हिंदू मुस्लिम फसाद में कुछ हिंदुओं ने उसे मुसलमान समझकर लाठियों से बहुत मारा था और अधमरा कर दिया था। तब उसे इतनी कमजोरी महसूस न हुई थी जितनी कि अब हो रही थी। केशोलाल खारी सींग वाला, जो अपने दोस्तों से बड़े फख्र के साथ कहा करता था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ा है, यूं चल रहा था जैसे बरसों का रोगी हो। ये रोग मुझे किसने दिया है? 2 गालियों ने। गालियां, गालियां,
कहाँ हैं वो 2 गालियां? उसके जी में आई कि वो अपने सीने के अंदर हाथ डालकर उन 2 पत्थरों को, जो किसी हीले गलत ही न थे, बाहर निकाल ले और जो कोई भी उसके सामने आए उसके सिर पर दे मारे। ये कैसे हो सकता है? मेरा सीना मुरब्बे का मर्तबान थोड़ी है। ठीक है, लेकिन फिर कोई और तरकीब भी तो समझ में आए कि ये गालियां दूर दफान हों और कोई शख्स बढ़कर मुझे दुख से निजात दिलाने में कोशिश नहीं करता। क्या मैं हमदर्दी के काबिल नहीं हूँ? हूँ, पर किसी को मेरे दिल का हाल क्या पता? मैं खुली किताब थोड़े ही हूँ, और न मैंने अपना दिल बाहर लटका रखा है। अंदर की बात किसी को क्या मालूम? न मालूम हो, परमात्मा करे किसी को मालूम ना हो। अगर किसी को अंदर की बात का पता चल गया तो केशोलाल खारी सींग वाले के लिए डूब मरने की बात होगी। गालियां खाकर खामोश रहना मामूली बात है क्या? मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हिमालय पहाड़ जितनी बात। उससे भी बड़ी बात, मेरा गुरूर मिट्टी में मिल गया है। मेरी जिल्लत हुई है, मेरी नाक कट गई है, मेरा सब कुछ लुट गया है। चलो, छुट्टी हुई। अब तो ये गालियां मेरा पीछा छोड़ दें। मैं कमीना हूँ, रजील हूँ, नीच हूँ, गंदगी साफ करने वाला भंगी हूँ, कुत्ता हूँ, मुझे गालियां मिलनी ही चाहिए थी। नहीं नहीं, किसी की क्या मजाल कि मुझे गालियां दे, और बिना किसी कसूर के। मैं उसे कच्चा ना चबा जाऊंगा। झूठ मूठ तुमने सेठ से यूं गालियां सुनी थी जैसे मीठी बोलियां हों। हाँ हाँ, मीठी मीठी बोलियां थीं। बड़े मज़ेदार घूंट थे। अब तो पीछा छोड़ दो, वरना मैं सच कहता हूँ मैं दीवाना हो जाऊंगा, और ये लोग जो बड़े आराम से इधर उधर चल फिर रहे हैं, मैं इनमें से हर एक का सिर फोड़ दूंगा। भगवान की कसम, अब मुझ में ताब नहीं रही है। मैं जरूर दीवाने कुत्ते की तरह सबको काट शुरू कर दूंगा। लेकिन लोग मुझे यकीनन पागलखानों में बंद कर देंगे, और मैं दीवारों के साथ अपना सिर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। मर जाऊंगा, सच कहता हूँ, मर जाऊंगा। और मेरी राधा विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मैंने सेठ से 2 गालियां खाई थीं और खामोश रहा था, जैसे मेरे मुंह पर ताला लगा हुआ था। क्या मैं लूला लंगड़ा अपाहिज था? परमात्मा करे मेरी टांगें उस मोटर के नीचे आकर टूट जाएं, मेरे हाथ कट जाएं, मैं मर जाऊं, ताकि ये बकबक खत्म हो जाए। तौबा तौबा, कोई ठिकाना है इस दुख का? जी चाहता है कपड़े फाड़कर नंगा नाचना शुरू कर दूं, उस ट्राम के नीचे सिर दे दूं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं। उफ, मैं क्या करूं, क्या करूं? चलते चलते वो रुक गया, और उसने सोचा कि वो बाजार के बीच खड़ा हो जाए और सारे ट्रैफिक को रोककर जो कुछ उसकी जबान पर आए बकता चला जाए, हत्ता कि उसका सीना मारे सारे का सारा खाली हो जाए। फिर उसके जी में आई कि वहीं खड़े खड़े चिल्लाना शुरू कर दे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो चौंका। यकायक आग बुझाने वाली गाड़ी तेजी से टन करती आई और उधर उस मोड़ में गुम हो गई। वो कह न सका, ठहरो, पहले मेरी आग बुझाओ। उसने कदम उठाए और तेज कर दिए कि उसने महसूस किया था उसके सांस रुकने लगे हैं। अगर वो तेज न चलेगा तो उसका दम घुट जाएगा। लेकिन जूं ही उसकी रफ्तार बढ़ी, उसका दिमाग आग का एक चक्कर सा बन गया, और उस चक्कर में उसके सारे नए पुराने ख्याल भड़कने लगे। 2 महीने का किराया, सेठ का बुलावा, 7 मंजिला संगीन इमारत, 112 सीढ़ियाँ, सेठ के गंजे सिर पर मुस्कुराता हुआ बिजली का लैंप, सेठ की भद्दी आवाज, एक मोटी गाली, दूसरी मोटी गाली, और उसकी खामोशी आग के चक्कर में से तड़ तड़ गोलियां सी निकलना शुरू हो गई। और उसने जाना कि उसका सीना छलनी हो गया है। उसने कदम और तेज कर दिए। आगे का चक्कर इतनी तेजी से घूमना शुरू हो गया था कि शोलों की एक बहुत बड़ी गेंद सी बन गई और उसके तेज उठते हुए कदमों के आगे आगे दौड़ने लगी। वो दौड़ने लगा। क्यों भाग रहे हो? किससे भाग रहे हो बुज़दिल? उसके जलते भुलते ख्यालात की भीड़ भाड़ में से एक ख्याल बुलंद आवाज में चिल्लाया। उसके कदम मद्धम पड़ गए और वो हौले हौले चलने लगा। हाँ, सचमुच बुज़दिल हूँ। मैं भाग क्यों रहा था?
मुझे तो इंतकाम लेना है, इंतकाम। उसने अपनी जवान पर लहू का नमकीन जायका महसूस किया और उसके बदन से एक झुरझुरी सी पैदा हो गई। लहू। उसे आसमान और जमीन सब लहू में रंगे हुए नजर आने लगे। लहू। उसने महसूस किया उसमें इतनी कुव्वत आ गई है कि वो पत्थरों की रगों में से भी लहू निचोड़ सकता है। उसकी आंखों में लाल डोरे उभर आए। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उसके कदमों में मजबूती पैदा हो गई। वो इंतकाम लेने पर तुल गया। वो फिर तेजी से चलने लगा। वो आत जात लोगों में से तीर की मानद अपना रास्ता बनाता हुआ बढ़ता आ रहा था। आगे आगे। जिस तरह तेज चलने वाली गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ जाया करती है, उसी तरह वो बिजली के खंभों, छोटी छोटी दुकानों और लंबी लंबे बाजारों को अपने पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आगे, बहुत आगे। उसके रास्ते में एक सिनेमा की ऊंची और रंगीन बिल्डिंग आई। उसने आंखें उठाकर भी न देखा और वो बेपरवाह हवा की मानंद आगे बढ़ गया। वो बढ़ता रहा। अंदर ही अंदर उसने अपने हर जर्रे का एक बम बना लिया था। मुख्तलिफ बाजारों में जहरीले सांप की मानंद फुंकारता हुआ वो अपोलो बंदर पहुंचा। अपोलो बंदर गेट वे ऑफ इंडिया के सामने बेशुमार मोटर कतार अंदर कतार खड़ी थीं। उसने महसूस किया कि बहुत से गिद्ध किसी की लाश के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जब उसने खामोश समंदर की तरफ देखा तो समंदर उसे एक लंबी चौड़ी लाश मालूम हुआ। समंदर के इस तरफ एक कोने में लाल लाल रंग की लकीर हौले हौले बल खा रही थी और समंदर के ठहरे हुए पानी में गुदगुदी पैदा कर रही थी। आलिशान होटल की ऊंची पेशानी पर चमकता हुआ बरकी नाम। वो केशोलाल खारी सींग वाला उस आलिशान ऊंचे होटल के बराबर खड़ा हो गया। फिर उसने होटल की ऊंची पेशानी पर चमकते हुए बरकी नाम के ऐन नीचे अपने कदम गाड़ कर ऊपर देखा और उसके हलक से एक नारा, कानों के पर्दे फाड़ देने वाला नारा, पिघले हुए गर्म गर्म लावे की मानद निकला। हत तेरी। जितने कबूतर होटल की मुंडेरों पर ऊँग रहे थे डर गए और फड़फड़ाने लगे। नारा मारकर जब उसने अपने कदम जमीन से बड़ी मुश्किल के साथ उठाए और वापस मुड़ा तो उसे यकीन हो गया था कि वो संगीन इमारत अंधा धंधा धम नीचे गिर गई है। उसका नारा सुनकर एक शख्स ने अपनी बीवी से, जो वो शोर सुनकर डर गई थी, कहा, पगला है। तो दोस्तों, ये थी सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी नारा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।